कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं योगिनी अपेक्षा नौटियाल। अपेक्षा जी योगा एक्सपर्ट हैं। आयुर्वेद, पोषण और लाइफस्टाइल विषयों में आपकी काफ़ी पकड़ है और आपका मानना है कि योगा, आयुर्वेद, पोषण ये सब एक साथ चलता है। ये अलग अलग हैं, लेकिन यदि इसका सम्मिश्रण होगा तो बेहतर परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपेक्षा जी हमारे स्टूडियो धन्यवाद में। अनिल जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो योग और आयुर्वेद इसका सम्मिश्रण क्यों करती हैं आप, क्या कारण है? जी, योग और आयुर्वेद दोनों ही इनको सिस्टर साइंसेज माना गया है। क्यों? क्योंकि ये एक साथ ही सीखे जाएं तो आपको एक होलिस्टिक पूरी तरह से आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव कर पाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला पाते हैं। अब जैसे कि अगर किसी को अपना वजन कम करना है, आप सिर्फ व्यायाम करके नहीं कर सकते, आप सिर्फ खाने के तरह से नहीं कर सकते। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है कि आप अच्छा आहार खा रहे हैं, अच्छा व्यायाम कर रहे हैं अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से। तो जब आप अपने को समझ के, अपने शरीर को समझ के उसी तरह से पोषण लेंगे और उसी तरह से व्यायाम करेंगे, तब उसका आपको एक होलिस्टिक इम्पैक्ट मिलेगा। और साथ में आजकल ये भी हो गया है कि आयुर्वेद लोग समझते हैं कि सिर्फ चिकित्सा के लिए है और योग समझते हैं कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए, पर ये दोनों ही लाइफस्टाइल साइंसेस जो हैं कपिल मुनि जी की दी हुई हैं और दोनों ही लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए। तो एक आध्यात्मिक भी इम्पोर्टेंस उसकी होती है। तो आपका पूरा जीवन जो आपका फिजिकल से लेकर मेंटल, आजकल स्ट्रेस लेवल इतना हो गया है, तो वो हर चीज़ आपकी डाइट से भी इफेक्ट करती है और किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे हैं उससे भी। तो हम इसको जब एक साथ करते हैं तो आप पूरे लाइफस्टाइल को, मेंटल, फिजिकल हेल्थ सब एक साथ लेकर फिर आगे बढ़ पाते हैं, अपने जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन ला पाते हैं। जी, आपका मानना है कि ये समग्रता से काम करता है यदि हम योग, बिल्कुल आयुर्वेद, पोषण और जीवन शैली को साथ जी। लेकर चले। आपने ये क्षेत्र क्यों चुना? जी, ये कह सकते हैं कि क्षेत्र ने मुझे चुना। तो मैंने वैसे बाय एजुकेशन एमबीए करी है और काम भी किया है कॉर्पोरेट में, उसके बाद फैशन स्टाइलिंग भी करी है। तो जो जो मन हुआ वो किया है। पर क्योंकि मैं देहरादून से हूँ और बचपन से योग और आध्यात्म से आप जुड़े रहते हैं, इस जगह पे रह के, उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है, तो देयर वाज नो एस्केप। ऑफ कोर्स इस तरफ ध्यान हमेशा रहा है, पर आप कहते हैं ना, जब तक दूसरा सीख नहीं लेते इसकी भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता लगती। तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने जब सीखना शुरू किया और फिर मेरा आध्यात्म की तरफ और उसकी एक्चुअली फिलोसफिकल डेप्थ की तरफ काफ़ी रुचि बढ़ी। और फिर मैंने और जब सीखना शुरू किया तो फिर सिखाना भी शुरू किया कि सब तक पहुंचनी चाहिए। और ये सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए है, सबको अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। मेरी खुद की लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हुई कि मुझे लगा कि आगे सबके साथ बांटें। तो महिलाएं इस समय इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, तो उन्हें किस तरह से, अपने खास तौर से महिलाओं की एक समस्या रहती है वजन को नियंत्रण करने के लिए, और जी तरह तरह के वो प्रपंच भी करती हैं, इसके लिए तरह तरह के प्रयास करती हैं। जी और इस समय जब मार्केट की बात करें तो बहुत चीज़ें उपलब्ध हैं, तो क्या सलाह आपकी है उनके लिए? तो महिलाओं के लिए मैं बोलूँगी, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि हम दूसरों का ध्यान रखते रखते अपने पर फोकस नहीं करते, हम उसको प्रायोरिटाइज ही नहीं करते कि जब तक पति ने खा लिया, बच्चे ने नहीं खा लिया, हम नहीं खाएंगे। और अगर आप आयुर्वेद लाइफस्टाइल और इन न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल्स के बारे में भी देखा जाए तो वो कहते हैं कि जब जिसको भूख लगी उसको तब खाना चाहिए। खाना खाने का रूल ये है कि जब आपको भूख लगी आपने खाना तब खाना है। हम महिलाएं क्या करती हैं, मुझे भूख लगी है पर अभी तो बच्चे ने खाया नहीं, तो मैं कैसे खा सकती हूँ। और यही चीज़ें योग में भी है, जो हम इस चीज़ के स्ट्रेस लेते हैं उसको कैसे आप समझिए फिलॉसफी की। आपका परम धर्म है पहले अपने को स्वस्थ रखें, क्योंकि जब तक आपकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं होगी, फिजिकली आप अच्छे नहीं होंगे, आप दूसरों की सेवा भी कैसे कर पाएंगे। तो ये चीज़ महिलाएं मुझे लगता है बहुत मिस कर देती हैं आजकल, और एक तरह से उनको गिल्ट होने लगता है कि हम नहीं कर सकते, हमें तो पहले दूसरे के लिए ही सोचना है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि अपने शरीर का पहले ध्यान रखें। तो जो ये वेट गेन की आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं, और बेसिक प्रॉब्लम तो यही है कि आप समय पे खा नहीं रहे हैं, आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सबके मनपसंद खाना बना रहे हैं पर खुद का जो एक्चुअली आपको ज़रूरत है उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो अपना ध्यान रखना हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और वो जब हम करने लगते हैं तो आपका जो वज़न गेन हुआ। और सेकंड चीज़ है स्ट्रेस। अब योग में आपको जानकर शायद हैरानी हो, बट योग में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है शास्त्रों में कि जितनी भी हमारी फिजिकल प्रॉब्लम होती हैं,
शारीरिक बीमारियां जो होती हैं उनका जो रूट कॉज होता है वो मेंटल होता है, मतलब वो मनोमय कोश से निकल के आती हैं। तो जैसा कि मुझे पता है मेरे लिए मीठा खाना अच्छा नहीं है, ज़्यादा मीठा खाना, मेरे दिमाग को ये पता है, पर मैं फिर भी कर रही हूँ। तो वो क्यों सिग्नल दे रहा है कि मैं वो रसगुल्ला उठाऊं और खाऊं? तो वो मेंटल होता है, उसका जो सोर्स होता है। तो जब हम ये चीज़ें योग अभ्यास करके, प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, जब हम इन चीज़ों को बैलेंस कर पाते हैं, आयुर्वेद के द्वारा जब हम अपने सारे दोषों को बैलेंस कर पाते हैं, ये सब चीज़ें जो हमारी एक सटल एनर्जी बैलेंस होती है योग और आयुर्वेद मिला के, तब ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होने लग जाती है। क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, कुछ है चीज़ अंदर जो गड़बड़ है, कुछ है जो प्राण ठीक से सही जगह नहीं जा रहा, कि हम गलत चॉइस कर रहे हैं जानते हुए भी। तो ये है जो दोनों हम कंबाइन करके जब सीखते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि समय पर हर चीज़ होनी चाहिए और यदि भूख लग रही है तो उस समय खाना खाना चाहिए। आमतौर पर महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती हैं और उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि परिवार की मुखिया है एक तरह से और वो धुरी भी होती हैं और उनको पूरे परिवार का ध्यान रखना है और उसके बाद वो खाती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा खुचा भी खाती हैं और खा नहीं पाती और कई बार तो खा भी नहीं पाती। जैसा कि आपने करेक्टली बोला, बच्चा खुचा खाती हैं। अब आयुर्वेद के हिसाब से तो हमें खाना 3 घंटे के ऊपर से खाना ही नहीं चाहिए। अब जी। तो फ्रिज आ गए हैं, ये आ गया है, बट उसका न्यूट्रिशन वैल्यू रहता ही नहीं है। हाँ, वो अब ताज़ा भोजन ही करना पड़ेगा। भूख लगने पे क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर की अग्नि तेज होती है, तो वो पचेगा ठीक से। अब हमने अग्नि मंद कर दी और फिर हम खा रहे हैं, ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं, वो सब जो है टॉक्सिन्स बन के रह जाता है शरीर में, फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वेट गेन होती है, तो जी। वो एक साइकिल बन जाती है। तो हम समय की बात कर रहे थे, तो क्या योगा के लिए भी समय निर्धारित है कि इस समय ही किया जाना चाहिए? योग अभ्यास के लिए उचित समय हमेशा सुबह का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो सुबह के टाइम पे पूरे वातावरण में सात्विक गुण बढ़ रहा होता है, सूर्योदय हो रहा होता है, तो सत्व बढ़ रहा होता है। तो उस वक्त पे अगर आप अभ्यास करें तो आपको उस एनर्जी का भी फायदा होता है जो चल रही है। फिर सेकंड थिंग, आप देखिए कि जैसे अगर आपका शरीर एक घड़ा है, आप उसमें कुछ अच्छा भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वक्त वो शरीर खाली होता है आप भर पाएंगे। सुबह के समय हमारा शरीर खाली होता है, हमारा मन भी शांत होता है। तो जब हम उस वक्त योग अभ्यास करते हैं तो ये हो गई आपकी आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस एक स्पिरिचुअल एंगल से, कि जब आप एम्प्टी हैं और फिर कुछ भर रहे हैं, आप मेडिटेशन करेंगे सुबह, जब आप खाली होंगे, हल्का फील करेंगे, तब आप जो भरना चाह रहे हैं इजीली भर पाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने खाना खा लिया, अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है काम करने के लिए। हमारे पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एनर्जी खींचता है। हमारी एनर्जी हमें एक ही सोर्स है, वही एनर्जी, उसी से हम सोच रहे हैं, उसी से हम काम कर रहे हैं, उसी से लेबर, उसी से पैदल चल रहे हैं, वही एनर्जी यूज़ हो रही है और उसी से हम खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं। खाना डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा लगती है। तो आपने कई बार सुना होगा कि योगीज एक ही बार खाते हैं, कम खाते हैं, पर क्यों? क्योंकि हमें वो एनर्जी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारा शरीर उसी में ही इतनी एनर्जी लेता है, हमारे पास बचती नहीं है एनर्जी दूसरे काम करने के लिए। तो आपने भी ये नोटिस किया होगा, आम आदमी को भी लेके चलें, जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें नींद आती है, हमें आलस आता है, क्योंकि एनर्जी उसमें जा रही है कि अब पचेगा। तो रात भर हम सोए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक मिलता है, तो सुबह हमारे पास बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है उसको यूज़ करने के लिए। तो इसलिए सुबह अभ्यास करते हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि योग में हर तरह के मूवमेंट्स होते हैं शारीरिक। तो आप आगे झुक रहे हैं, पीछे झुक रहे हैं, साइड में मुड़ रहे हैं, तो अगर आप भरपेट करेंगे तो खाना बाहर आ सकता है, वो अनकंफर्टेबल रहेगा। तो इसलिए भी सुबह अभ्यास करना और खाली पेट अभ्यास करना सबसे उचित समय। जी, हमने पोषण की बात की। आमतौर पर देखते हैं कि महिलाएं एनीमिक होती हैं और भरपूर खाने के बाद भी कुछ तत्वों की कमी रह जाती है, जिसे हम कुपोषण कहते हैं। तो ये जो आयरन की कमी है या अन्य विटामिन की कमी हो जाती है, इसकी भरपाई कैसे हो? जितनी भी ये आयरन डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन डी हो गया, B12 जो आजकल कॉमन है, ये डेफिशिएंसी हो रही है महिलाओं में ही नहीं, आई थिंक मेन में भी, हर किसी में ही हो रही है। इसमें सबसे पहली बात डाइट तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। स्पेशली भारतीय होने का तो आपको इतना बड़ा फायदा है कि अगर आप लोकल क्विजीन अपनी देखें या फॉलो करें तो जो आहार स्पेसिफिक है जिस भी प्रांत के हिसाब से, वो एक्चुअली हर चीज़
उसमें इंक्लूडेड है। आप खाने के द्वारा अपनी सारी डेफिशिएंसी ठीक कर सकते हैं। अगर आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल ऑलरेडी जी रहे हैं, अगर आपने अपनी हेल्थ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तब आपको शायद सप्लीमेंट लेना पड़े, शायद डॉक्टर के पास जाना पड़े। पर अगर आप एक नॉर्मल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो आपके आहार में, अब आयुर्वेद में कहा गया है कि आपके आहार में सारे षटरस होने चाहिए। तो सारे 6 के 6, तो मीठा टेस्ट हो गया, कड़वा हो गया, कसैला हो गया, ये सारे आपको चाहिए अपने मील में। पर आयुर्वेद न्यूट्रिशन क्या कहता है, पहले आप अपने शरीर को समझिए कि आपकी प्रकृति क्या है, आपके शरीर की कौन सा दोष आपका प्रीडोमिनेंट है, उस हिसाब से आप इसका प्रोपोर्शन डिसाइड करेंगे कि अगर मैं एक कफा प्रकृति की हूँ तो मुझे खाने में मीठा चाहिए पर कम, क्योंकि मेरे शरीर में ऑलरेडी मीठा ज्यादा है। शारीरिक कॉम्पोजिशन वैसा है मेरा, जो एलिमेंट्स जिनसे मेरा शरीर बना है, जो पंच तत्व हैं, वो किस प्रोपोर्शन में मेरे शरीर में हैं, ये आप पहले समझिए। फिर आप जब समझेंगे तो फिर आप उसी तरह का भोजन चूज करेंगे और खा पाएंगे। तो अगर आप अपने शरीर के हिसाब से, दोषों के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से खा रहे हैं आहार, तो फिर आपको डेफिशिएंसीज नहीं होगी। और उसी हिसाब से आपने व्यायाम भी करना है। किस शरीर को एक स्लो प्रैक्टिस ज़्यादा सूट करती है, किसको थोड़ी फास्ट चाहिए होती है, वो अलग अलग होता है। बट ये हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमने आयुर्वेद से अपनी शरीर को समझा नहीं अभी डेप्थ में। जी, अब जीवन शैली की बात करते हैं अपेक्षा जी। और जीवन शैली में सोशल मीडिया का जो योगदान है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसे किस रूप में लेती हैं? क्या ये प्रभावित कर रहा है हमारे कामकाज को, हमारे स्वास्थ्य को? जी, सोशल मीडिया तो 100% हर किसी को प्रभावित कर रहा है, पर अगर हम थोड़ा सा माइंडफुल होके यूज़ करें तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। आपको फिल्टर करना है कि आप जो चीज़ें आप सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं वो भी आपका आहार है, वो आप अपने दिमाग को आहार दे रहे हैं, इट इज़ फूड, राइट। तो जैसे हम डाइट में ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही खाएं, तो आप सोशल मीडिया में भी कोशिश करिए कि आप सही देखें, आप गॉसिप की तरफ ना जाएं, आप अच्छे सोर्स से अपने आप को परिचित करें, आप अच्छी चीज़ें ज्ञान लें। और अब एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी लगती है, सोशल मीडिया में टू मच इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो उसमें से आप फिल्टर नहीं कर पा रहे हो कि क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई चेक नहीं कर रहा है कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो उतनी माइंडफुलनेस आप में आनी वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी टाइम स्पेंड करें सोशल मीडिया में, उसका इम्पैक्ट अगर अच्छा हो रहा है आप पे तो ग्रेट, पर अगर स्ट्रेस कर रहा है वो आपको और, तो आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। प्लस जहाँ तक कि पोषण का सवाल है, क्या होता है कि अब मैंने सोशल मीडिया में देखा सुबह बादाम सोख करके खाना अच्छा होता है, तो कल से हमने शुरू कर दिया पूरे परिवार के लिए। बट अच्छी प्रैक्टिस होगी, बट डू यू नीड इट? क्या आपके शरीर को इसकी ज़रूरत है? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप ये कर रहे हो सुबह? दूसरी बात, क्या आपके शरीर के लिए सूटेबल है? बादाम सुबह भिगो के खाना अच्छा है, पर अगर आपकी प्रकृति शरीर की वो नहीं है, आप वात हो प्रकृति के और आपके शरीर को हार्ड नट्स नहीं सूट होते हैं, तो क्या आपको खाना चाहिए? ये हम सोचते नहीं है, हम ट्रेंड्स फॉलो करते जा रहे हैं। तो आयुर्वेद में जो मैंने ये सबसे बड़ी चीज़ सीखी, और इट वाज एनलाइटनिंग फॉर मी, कि हर अच्छी चीज़ हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती, वो आपने समझनी है, और वो सिर्फ आपको खुद के बारे में समझ के आएगा। आयुर्वेद का मतलब ही वही है, आयु मतलब लाइफ और वेद नॉलेज, लाइफ की नॉलेज है वो, अपनी आयु को कैसे बढ़ाएं। अगर आप वो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो आपको चिकित्सा की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और जहाँ तक फूड का सवाल है, एक इंग्लिश की कहावत है कि अगर फूड को, खाने को दवाई के जैसे नहीं खाएंगे जवानी में, तो बुढ़ापे में आपको दवाइयाँ खाने की तरह खानी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि मैं नाप के खा रही हूँ, पर जितनी ज़रूरत है उतनी खाऊंगी। जैसा हम दवाई के साथ कभी नहीं करते कि एक गोली बोली डॉक्टर ने तो हमने 2 खा ली, पर खाने के साथ करते हैं कि एक रसगुल्ला खाना है लेकिन 2 खा लिए। तो अगर वो हम बंद कर दें तो हम आगे जाके बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। बहुत ही रोचक ढंग से आपने बताया अपेक्षा जी। अब हमारे कुछ युवाओं के लिए बताएं, क्योंकि युवा काफ़ी तनाव से ग्रसित हैं, परीक्षाओं का भी दौर है, तो कैसे वो तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, और वो भी योग के माध्यम से, और साथ में आयुर्वेद और पोषण इसके द्वारा? पोषण तो अगेन मैं बोलूँगी कि जैसा कि आपने बोला, एक तरह से महिलाएं मुखिया हैं घर की, जिसकी वजह से अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, पर अगर वो डोर पकड़ लें तो मैं तो कहती हूँ हर महिला को सीखना चाहिए आयुर्वेद न्यूट्रिशन के बारे में। सिर्फ इसलिए नहीं कि खुद का ठीक हो, क्योंकि हमारे सबके घरों में महिलाएं ही किचन चला रही हैं,
चाहे कुक भी है वही बता रही हैं कि क्या खाना है, और अगर उन्हें ये समझ में आ गया कि किसके लिए क्या अच्छा है, उस तरह से सबको खाना मिलने लगा, तो अपने आप आपके दोषास बैलेंस होने लगते हैं। जब वो होता है तो हर तरह से, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो चाहे फिजिकल इश्यूज हो, वो सारे आपके आते ही नहीं है, मतलब यू अवॉइड देम। तो वो जानकारी होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, और हमें उस जानकारी के साथ, जैसे खाना जो होता है उसमें आयुर्वेद में तो किस तरह से पकाया जाता है उस सब प्रोसेस दिया है। आयुर्वेद का बेस्ट पार्ट है कि वो बहुत डेप्थ में है। तो चाहे आप शरीर को समझें, आप खाने को भी इसी तरह देखते हैं कि ये जो खाना है इसमें कौन सा तत्व ज़्यादा है, मेरे शरीर को क्या ये सूट होगा या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें। ये सब चीज़ें जब हम समझ के आहार करते हैं प्लान, तो पूरा परिवार उसका बेनिफिट ले पाता है, और उनकी रुचि खुद होगी। जब आप समझने लगते हैं आपको खुद रुचि आने लगती है उसमें। और ये मेरी पर्सनल जर्नी भी रही है। जब मैंने सीखा, लकीली मैं योग पहले से कर रही थी तो उतने हेल्थ इश्यूज नहीं थे परिवार में, बट जब मैंने खुद आयुर्वेद को योग से जोड़ा, उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अपने लाइफ में आई, बस वही बांटने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ सिखाकर। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि यदि हम योग सीख रहे हैं तो आयुर्वेद को भी उसके साथ सम्मिश्रित करें, इसके परिणाम बेहतर होंगे। और आपने खुद कहा कि आपकी जीवन यात्रा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है और आप लगातार लोगों को ये सिखा रही हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियोज में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने श्रोताओं के साथ साझा की।